हाँ, अगला जो पॉइंट अपना हुआ आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। कौन कौन से गुण होते हैं, इसके क्या क्या प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तो पहला जो गुण होता है आयनिक यौगिकों का वो है कि भौतिक प्रवृत्ति। भौतिक दृष्टि से आयनिक यौगिक कठोर होते हैं या भंगुर होते हैं, इनको तोड़ा जा सकता है या नहीं तोड़ा जा सकता। तो पहले को बताइए आयनिक यौगिकों आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन में पाए जाने वाले आबंध काफी मजबूत होते हैं। इसलिए ही आयनिक यौगिक कठोर व मजबूत होते हैं। लेकिन सामान्यतः आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं एवं इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। ये पहला गुण होता है आयनिक यौगिकों में। बड़े प्रश्न है यहाँ से। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट है भौतिक दृष्टि से वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। तो हम बोलेंगे आयनिक यौगिकों में जो धनायन ऋणायन होते हैं, पहले बात हुई थी पहले वाले पॉइंट में सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ था। तो त्याग किसने किया था, सोडियम के पास एक परमाणु था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो टूट के गया था सोडियम वाला क्लोरीन के पास, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल था वो कम था, जबकि इनके पास 7 है, इनके मध्य आकर्षण जो बल था वो ज्यादा था। तो आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायनों में पाया जाने वाला जो आबंध होता है, जो बंध होता है, जिसको बॉन्ड बोलते हैं अपन, जो बंध होता है वो काफी मजबूत होता है। और जो चीज मजबूत होती है, पत्थर को जब तोड़ेंगे अपन तो अपन को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर के कणों के मध्य जो कण आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं वो बल काफी मजबूत होता है, उस अंतराणिक बल का मान ज्यादा होता है। तो उसको तोड़ने में अपन को ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आयनिक यौगिकों के ऋणायन और धनायन के मध्य में जो आबंध या बंध पाए जाते हैं वो काफी मजबूत होते हैं। और इसी मजबूती के कारण या इसी आबंध के कारण आयनिक यौगिक कठोर व मजबूत होते हैं। लेकिन अगर सामान्य दृष्टि से अपन देखेंगे इनको तो ये भंगुर होते हैं और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये निकलेगा कि आयनिक यौगिक हैं वो कठोर होते हैं क्यों। तो बताइए कि आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाले धनायन
वह ऋणाणु के मध्य जो बंध पाया जाता है वो बंध काफी मजबूत होता है, इसलिए ही आयनिक यौगिक कठोर व मजबूत होते हैं। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि आयनिक यौगिक इसी पॉइंट में है, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं क्यों? तो अपन बता देंगे क्योंकि इनके कणों के मध्य, कण बता दो या धनायन और ऋणायन के मध्य बता दो, कणों के मध्य पाए जाने वाले आबंध काफी मजबूत होते हैं। काफी मजबूत होते हैं, इसलिए ही आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो इनका गुण होगा नंबर 2, वो होगा गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं या निम्न होते हैं, इनके क्वथनांक कैसे होते हैं? गलनांक का मतलब होता है वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी पदार्थ की अवस्था और ठोस या द्रव अवस्था में गल जाता है। जैसे बर्फ और ठोस द्रव में आती है तो उसको गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ है वो द्रव अवस्था से भाप अवस्था में यानी ऊपर करके भाव में बदल जाता है, उसको बोलते हैं क्या? क्वथनांक। तो ये तो इनकी परिभाषा दोनों की यहाँ पर परिभाषा नहीं करूँगा, यहाँ पर ये देखना कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं निम्न होते हैं, प्रश्न यहाँ से निकलेगा। तो अपन बता देंगे कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या वो?
ये होगा। क्या बताएंगे? आयनिक यौगिकों की गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्यों होते हैं उच्च? अपन क्यों का जो नहीं, क्योंकि इनके कणों के मध्य पाया जाना जो अंतराणुविक बल होता है, इसका मान उच्च होता है। अंतराणुविक बल का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ या कणों के मध्य यानी या वह बल जो पदार्थ के कणों को आपस में बांधे रखता है, दो कणों को आपस में बांधे रखता है, उसको बोलते हैं अंतर आणविक बल। तो जो अंतर आणविक बल पाया जाता है इसका मान उच्च होता है, और उस बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपका यह बनेगा, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कुछ होते हैं क्यों? यह प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? अब क्या बताना पड़ेगा कि आयनिक यौगिकों के कणों के मध्य पाया जाने वाला अंतर आणविक बल का मान उच्च होता है। अतः इस बल को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आणविक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तो अगर गुण पूछता तो भी बताइए, प्रश्न यहाँ से निकलता दिया जवाब लगा देंगे 25 से निकाल करके। तीसरा जो गुण होगा इसका घुलनशीलता। घुलनशीलता मतलब होती है आयनिक यौगिक किन किन पदार्थ में घुलते हैं और क्या बताइए? आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल दोनों में अघुलनशील होते हैं। यानी आयनिक यौगिक को जल में डालेंगे तो जल में घुल करके मिलेंगे डालेंगे, लेकिन अगर इन्हीं आयनिक यौगिक को केरोसिन और पेट्रोल में डालेंगे तो वो इसमें घुलेंगे नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न बंधु ये बताएंगे कि आयनिक यौगिक कौन से पदार्थ में घुलनशील होते हैं और कौन से पदार्थ में अघुलनशील होते हैं। तो अपन बता देंगे जल में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो दोनों बताइए पेट्रोल और केरोसिन दोनों में घुलते नहीं है और जल में ये घुल जाते हैं। चौथा जो गुण होता है इसका वो होगा विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता का
कब इसका विलयन विद्युत का चालक होता है और कब विद्युत का अचालक होता है, जब किस अवस्था में रहेंगे ये तो विद्युत के चालक होंगे और कौन सी अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे। तो अपन बता देंगे आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन अर्थात लेकिन ठोस अवस्था में क्या बताएंगे कि आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, अर्थात आयनिक यौगिक घुलनशील अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। जब आयनिक यौगिकों को जल में, क्योंकि जल में घुलते हैं ये, तो जल में जब घुलते हैं तो इनका जो विलयन बनता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन यह आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यह बनाएंगे अपन, क्या आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है या कुचालक होता है, अपन बता देंगे चालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु के रासायनिक गुण, तो 3 अभिक्रिया, पहले धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, नंबर 2 धातु की जल के साथ अभिक्रिया, और तीसरे धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्सीजन, या तो लिखेगा आपका सीधा कि धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया लिखिए, या लिखेगा धातु की वायु के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ऑक्सीजन के साथ पूछता तो वो बात है, वायु के साथ पूछता तो भी कोई बात, ठीक है। तो धात्विक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी, ऑक्साइड बनाएंगे, मोटे रूप में इस रूप में बता सकते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन यह सूत्र लिखने से मोटे रूप में कि धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। इसी को भाषा में लिखेंगे अपन कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उनके ऑक्साइड बनाते हैं। कॉपर धातु है, जिंक धातु है, फेरस धातु है, Fe। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये वाला धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, ये धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। और फेरस, लोहा प्लस ऑक्सीजन, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो धात्विक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, 2 समीकरण देना कोई से भी इस सूत्र से धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। दूसरा आपका धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु की जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है,
धात्विक जल के साथ विक्रिया कर धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो अपन क्या बता देंगे यहाँ पर, यह लिखने की जरूरत है, तो बताएंगे धातु प्लस पानी बराबर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस सूत्र से समीकरण बनाएंगे अपन। क्यों बस ये बना है धातु जल के साथ विक्रिया कर धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन देते हैं, तो अपन लिख देंगे धातु प्लस पानी बराबर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या क्या बताया, Zn धातु है, ये पानी Zn प्लस H2 बराबर Zn2 प्लस H2, ये धातु ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड हो गया और यह हाइड्रोजन होगी। लोहे के साथ कराएंगे अपन, एक समीकरण लिख देंगे तो अपन लिख देंगे फिर लोहे के साथ कराएंगे अपन तो फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर के साथ करेंगे इधर की तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो धातु प्लस पानी बराबर धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। फिर धातु की अम्ल के साथ विक्रिया, धातु अम्ल के साथ विक्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो यहां पर समीकरण क्या डालेंगे अपन, धातु प्लस अम्ल बराबर क्या देगा, ये लवण प्लस हाइड्रोजन, ये दे देगा। तो क्या करेंगे, जिंक धातु है HCl बराबर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन आ गया, सोडियम प्लस अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सोडियम क्लोराइड लवण है प्लस हाइड्रोजन। तो इस सूत्र से बना देंगे। तो ये तीन गुण होते हैं धातु के रासायनिक गुण, तीन रासायनिक गुण धातु।